नमस्कार मित्रों। एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं यहाँ पर पॉलिटी की क्लास के साथ। हमारी जो पॉलिटी की ये सीरीज चल रही है, इसमें हमने मूल अधिकार तक टॉपिक जो थे वो कवर कर लिए थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मतलब इतना समझिए, ये टॉपिक जो है अपने आप में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन ये टॉपिक अपने आप में लेके चलता है। और अगर ये टॉपिक आप समझ लेते हैं पूरी तरीके से, तो इसी टॉपिक का कॉपी पेस्ट है सेम, लगभग कुछ अंतर है, सेम है भाग 6। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 5, जिसे हम यूनियन कहते हैं। उसी प्रकार अगर आप ये भाग 5 को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो भाग 6 जो राज्य के बारे में है उसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से कॉपी पेस्ट है, बस आर्टिकल्स का अंतर है, पदों के नामों का अंतर है, कुछ प्रक्रियाओं का अंतर है, ज़्यादा अंतर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है संघ, यूनियन। संघ टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब संघ के बारे में जो भी जानकारी हमें चाहिए, जो भारतीय संघ है, केंद्र है, उसके बारे में हमें जानकारी जो चाहिए, क्या क्या उसमें पद हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, इन सभी की जानकारी हमें इस भाग में मिलेगी। तो ये कौन से भाग में है? ये संविधान के भाग 5 में है, भाग 5 में। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि आगे उन्हीं चीज़ों का आर्टिकल्स के रूप में लिखा गया है, तो हम उन बेसिक चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हमने आपको पहली क्लास में जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें हमने आपको एक 4 चीज़ें 5 चीज़ें बेसिक बताई थी, उन्हीं को हम आज दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा था राज्य क्या होता है, तो राज्य के डेफिनेशन वगैरह सब वहाँ हम बता चुके हैं। मूल बिंदु यह था कि राज्य उसे कहा जाएगा या राज्य की संज्ञा उसे दी जाएगी जिसके पास 4 तत्व होंगे, यानी 4 एलिमेंट्स होंगे। क्या है राज्य? हम किसे कहेंगे? राज्य हम कहते हैं जिसके पास 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्रफल होना चाहिए जो निश्चित हो। दूसरा क्या है? जनसंख्या, यानी उस क्षेत्र पर, एक उस क्षेत्रफल पर, उस भूमि पर एक जनसंख्या निवास करनी चाहिए। और तीसरा था सरकार, यानी एक ऐसी संस्था जो उस भूभाग पर शासन चलाए, नियम कानून बनाए, ऐसी एक संस्था। और आगे है संप्रभुता। ये 4 एलिमेंट जिसके पास हैं, ये 4 तत्व जिसके पास हैं, उसे हम राज्य की श्रेणी में रखते हैं। संप्रभुता का मतलब यही है कि ये जो राज्य है, जिसे हम राज्य कह रहे हैं, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ये राज्य की डेफिनेशन। अब भाग 5 जब संघ की बात करेगा तो हम यहां पर सरकार की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार भाग 6 में जब राज्य की बात करेगा तो वहां पर हम सरकार की ही बात कर रहे हो। मेरी बात क्लियर है? चलिए देखिए, सरकार। सरकार बेटा, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इसके 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों के बारे में हम जान लेते हैं। सरकार ऐसी संस्था, ऐसी बॉडी जो उस निश्चित भूभाग के शासन प्रक्रिया को, शासन प्रणाली को सुचारू ढंग से संचालित करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। तो सरकार के बेटा अंग देखो। सरकार के जो अंग हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से?
पहला है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये तीन अंग मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इन तीन अंगों को कहा जाता है ये सरकार के अंग हैं। अब देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीन अंग हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का काम है लागू करना। अब कार्यपालिका लागू क्या करेगी? तो फिर आती है विधायिका, और विधायिका का काम क्या है? कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण। अब न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका जांच करती है और विवादों का निपटारा करती है। क्या करती है? विवादों का निपटारा। आपको पता होगा न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। मेरी बातों को बिल्कुल, संविधान को व्यवहारिक ज्ञान से समझो। संविधान में आर्टिकल तो याद करना, लेकिन समझना है तो व्यवहारिकता के साथ समझो। संविधान बहुत आसानी से समझ में आएगा। कैसे व्यवहारिकता समझना, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, कार्यपालिका, तीनों लोग मिलकर सरकार का काम क्या है? उस भूभाग पर क्या करना है? शासन चलाना। अब संविधान है, संविधान के अनुसार ही शासन चलेगा। तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। केंद्र में जिसको हम संसद कहते हैं, राज्य में जिसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है कि संविधान के अनुसार कानूनों का निर्माण करना। संविधान से बाहर नहीं जाना है। संविधान मुख्य है, आधार बिंदु है। बात समझ में आई? फिर उन कानूनों को लागू कौन कराता? उन कानूनों को लागू कराती है कार्यपालिका। अभी आगे जब कार्यपालिका पे विस्तृत गहराई में चर्चा करते हैं तो हम स्थायी कार्यपालिका का एक टर्म देखते हैं, परमानेंट, जो कभी नहीं बदलती। उसके लोग रिटायर होते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका जो 5 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है, नई कार्यपालिका का निर्माण करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, न्यायपालिका, जो कानून बने हैं क्या वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं है? क्या वो कानून संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच करेगी। या किसी भी मैटर पर जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस विवाद की स्थिति को निपटारा कौन करता है? हमारी न्यायपालिका करती है। इतनी बात समझ में आई? एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, भाग 5 संघ सरकार के बारे में है, यानी द यूनियन। भाग 5 यूनियन की बात करता है। तो यूनियन में 3 चीजें होंगी। क्या क्या है? भाग 5 संघ। संघ किसमें है? संघ संविधान के भाग 5 में है, पार्ट 5। प्रश्न अगर आता है कि संघ भारत के संविधान के किस भाग में है, तो आंसर रहेगा भाग 5। भाग 5 संघ से संबंधित है। एकदम आप बिल्कुल दिमाग में इस चीज को रखिए। यानी सरकार की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तब जब हम संघ की बात करेंगे तो उन तीनों अंगों पर, यानी हम यहाँ पे संघीय सरकार की बात कर रहे हैं। और संघीय सरकार के भी 3 अंग होते हैं, क्योंकि सरकार के 3 अंग है। बस संघ की बात कर रहे हैं तो वो संघी हो गया। कौन कौन से? संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? आगे देखिए, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हम संघीय
द यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हम संघ के बारे में जानकारी मिलेगी हमें भाग 5 में। तो दो बातें मुख्य बिंदु हैं यहाँ पे, याद रखेंगे। याद रखने वाले दो बिंदु हैं कि संघ की जानकारी भाग 5 में मिलती है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक हमें यह जानकारी मिलती है। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे संघ में, संघीय कार्यपालिका का, संघीय विधायिका का और संघीय न्यायपालिका। इन तीनों का अध्ययन हम करेंगे। तो तीनों टॉपिक को अलग अलग टॉपिक में तोड़कर हम उसके सब टॉपिक जो हैं उसमें जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगर ये वाला भाग आपने समझ लिया तो भाग 6 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप भाग 6 समझ जाएंगे। चलिए, तो संघीय कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की बच्चा जब हम चर्चा करते हैं तो संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है लागू करना। ये जो कानून बने हैं उन कानूनों को लागू कराती है अपने स्थायी कार्यपालिका के माध्यम से या अस्थायी कार्यपालिका के माध्यम से। इतनी बात समझिए। अब देखो, संघीय कार्यपालिका तो हमने कह दिया। संघीय कार्यपालिका में प्रश्न अगर आता है कि निम्नलिखित में से संघीय कार्यपालिका का भाग नहीं है या कौन निम्नलिखित में से संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो प्रश्न यहां पर यह पहले उठता है कि फिर भाई संघीय कार्यपालिका बनती किससे मिलकर है? तो इसका आंसर यहां पर देखिए। सबसे पहले आप देखिए, संघीय कार्यपालिका आपको मिलेगी कहां से? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक आपको संघीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आपको संघीय कार्यपालिका की जानकारी मिलेगी। अब संघीय कार्यपालिका बनती किससे मिलकर है? तो यहां पर देखिए, संघीय कार्यपालिका यानी जो कार्यपालिका संघ की बनेगी वो बनेगी किससे मिलकर? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, इन लोगों से मिलकर संघीय कार्यपालिका का गठन किया जाता है या संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न यहां पर अगर कभी ये आता है कि संघीय कार्यपालिका का गठन निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है, तो ये 5 ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके अलावा संघीय कार्यपालिका किसी से मिलकर नहीं बनती है। एकदम क्लियर है? चलिए, अब हम सब टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक हमारा यहां पर यह रहेगा, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति को समझने से पहले हम यहां पर थोड़ी सी अपनी शासन व्यवस्था को जानेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रपति पे आएंगे। शासन व्यवस्था की 2 प्रणालियां प्रचलित हैं मुख्य रूप से। एक है अध्यक्षीय और एक है हमारी क्या? संसदीय व्यवस्था। ध्यान समझिए, 2 व्यवस्थाएं। एक है अध्यक्षीय व्यवस्था और दूसरी है आपकी संसदीय व्यवस्था। बात समझ में आ रही है? एक अध्यक्षीय व्यवस्था, एक संसदीय व्यवस्था। दोनों का अंतर समझिए।
राष्ट्रपति दोनों में होता है। राष्ट्रपति दोनों में है बच्चा, लेकिन अंतर क्या है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में? अंतर क्या है? देखिए, अंतर सिर्फ इतना है, अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक होता है प्रमुख, वास्तविक प्रमुख है। जैसे अमेरिका राष्ट्रपति जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग स्वयं करता है और वो वास्तविक उन शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का होता है। वास्तविक जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है। किसके पास? मंत्री परिषद के पास होती है। और मंत्री परिषद किसका का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अंतर है दोनों में। हम बेसिक चीज़ों का केवल बात कर रहे हैं, हमें डेप्थ में यहाँ नहीं जाना है, बस सिर्फ अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को कि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे कि अमेरिका, और संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का सा होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है वो, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करती है, जैसे भारत और ब्रिटेन का। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हमारे देश में कैसे है? जैसे भारत, यूके, जैसे अमेरिका। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ रहा? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चा, एक चीज और समझ लो, फिर इसको प्रारंभ करते हैं। अब संसदीय व्यवस्था में दो चीजें होती हैं, दो तरह के शासन पद्धति चलती है। कैसी शासन पद्धति चलती है? एक होता है गणतंत्र, एक होता है राजतंत्र। एक है गणतंत्र, एक है, अब लोक संसदीय व्यवस्था है तो लोकतंत्र होगा ही होगा, क्योंकि सरकारें चुन के ही आएंगी, जनता के द्वारा वह निर्वाचित ही होंगी, तो लोकतंत्र तो है। लेकिन बात यहां पर यह हो जाती है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो कैसा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख जिसे हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। देखिए यहां पर एक चीज समझिए, अंतर समझिए। संसदीय व्यवस्था हमारे यहां भी है, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में कौन है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर कौन है? राजा या रानी। फिर क्या है? संसद है। भारत में कौन है? भारत में कौन है सबसे पहले? भारत में है हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति। फिर कौन है? संसद। अब यहां दोनों में अंतर समझिएगा। दोनों ही क्या है? लोकतांत्रिक है। दोनों ही क्या है? लोकतंत्र है।
क्यों? क्योंकि दोनों में जो सरकारें होती हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती हैं। फिर भारत और ब्रिटेन में अंतर क्या? दोनों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, मतलब दोनों का जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिर्फ नाम मात्र का है, वास्तविक शक्तियां किसके पास है? मंत्री परिषद के पास हैं। इतनी बात समझ में? अंतर देखो क्या है। अंतर यह है कि राजा या रानी यानी जो इनका हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वंशानुगत है। क्या है बच्चा? वो है वंशानुगत है। कहने का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बने। जैसे अभी महारानी की डेथ हो गई तो उनके बेटे जो थे वो हेड ऑफ स्टेट बने, वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, उसी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति ही हेड ऑफ स्टेट बनेगा। इसे कहते हैं राजतंत्र प्लस लोकतंत्र। राजतंत्र भी है और लोकतंत्र है। हेड ऑफ स्टेट हमेशा वंशानुगत होगा ब्रिटेन में। अब भारत में क्या है? भारत में क्या है कि ये क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है बेटा, वंशानुगत नहीं है। कभी देखा आपने राष्ट्रपति के ब्लड रिलेशन का व्यक्ति ही राष्ट्रपति बना है? वंशानुगत नहीं है। अगर बनेगा तो वो भी निर्वाचित होकर ही बनेगा। भाई ब्लड रिलेशन से मतलब नहीं है, वो इलेक्शन में खड़ा होगा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा, जनता अगर उसे चुनती है, वोटिंग के माध्यम से निर्वाचक मंडल चुनता है तो वो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना निर्वाचन के आप उसको ले आओ, ऐसा नहीं है। तो वंशानुगत नहीं होता है, और जब वंशानुगत नहीं होता है तो उसे कहा जाता है गणतंत्र। क्या कहा जाता है? गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि जो राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, वो क्या है? वो वंशानुगत नहीं है, वो है निर्वाचित है। इतनी बात समझ में आ रही है कि वो वंशानुगत ना होकर क्या है? निर्वाचित है। मेरी बात क्लियर हुई? अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बेसिक चीजें थी, आपको शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, और बहुत सी शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। लगभग सभी हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का प्रमुख है। हर जगह राज्य में इसी की बात होती। लेकिन संसदीय व्यवस्था है। अब संसदीय व्यवस्था जब है तो नाम मात्र का शासक है, शक्तियां किसके पास हैं? शक्तियां आपकी हैं प्रधानमंत्री के पास। आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्यवहारिक ज्ञान से इसको समझेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान में आप समझिए, एक फैमिली मेंबर में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट पिता होता है। ज्यादातर फैमिलियों में हेड ऑफ स्टेट पिता होता है। लेकिन उस फैमिली की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? जो उसकी वाइफ होती है। भाई शक्तियां तो हेड ऑफ फैमिली है तो हर चीज का निर्णय वो लेता है, लेकिन वो निर्णय तो लेता है, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है उस फैमिली की जो वाइफ होती है, उस मेंबर की, वो करती है। बात समझ में आ रही है? तो सेम चीज चलता है हमारे यहाँ भी। हेड ऑफ स्टेट तो है, शक्तियां सब कुछ, लेकिन बिना मंत्री परिषद के वो कोई भी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, भारत के संविधान में क्या है? संसदीय व्यवस्था। अभी मैंने चर्चा की है, संसदीय प्रणाली है को अपनाया गया है। और ये संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से है? वह ब्रिटेन के संविधान से है। आगे देखिए, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो क्या है? सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अभी यही बात मैंने समझाई, अभी यही बात मैंने की है कि मंत्री परिषद उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, ना कि राष्ट्रपति। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, और जब
वंशानुगत नहीं है तो क्या है, इसका निर्वाचन होता है या निर्वाचित होता है। और जब निर्वाचित होता है हेड ऑफ स्टेट तो उसे कहा जाता है, उस राज्य को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गणतंत्र शब्द से आप क्या समझते हो। तो गणतंत्र शब्द से हम यह समझते हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। एकदम समझ में आ रही बात को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अब यहां से आर्टिकल शुरू होता। अब तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। अब संविधान में क्या प्रावधान है, क्या बातें कही गई राष्ट्रपति के बारे में, तो उसका पहला आर्टिकल है, भाग 5 का पहला आर्टिकल। क्या कहता है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आपको यूनियन देखने को मिलेगा। इस बात पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद की बात कर रहा है, कह रहा है कि इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस पद को कभी भी कोई समाप्त नहीं कर सकता, ये पद हमेशा रहेगा। तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहला प्रश्न अगर यह आता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में। बिल्कुल दिमाग में यह बात रखिएगा। अगर पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52। किस भाग में है? तो भाग 5 में। और भाग 5 में क्या है? यूनियन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, हमने क्या कहा आपको, हेड ऑफ स्टेट होने के नाते शक्तियां इसमें ही निहित हैं, लेकिन ये उनका वास्तविक प्रयोग नहीं करता है। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 53 क्लॉज 1, आर्टिकल 53 का पहला उपखंड क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, किसकी? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी। समझ रहे हैं? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संसदीय व्यवस्था में मैंने क्या कहा कि हेड ऑफ स्टेट होने के नाते सभी शक्तियां उसमें निहित हैं, लेकिन उसका प्रयोग वो वास्तविक रूप से नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? अब यहां पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बस यहां पे इसका थोड़ा सा हिंट देंगे। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही करे, ही मतलब बाध्य है, मना नहीं कर सकता। तो समझ में आ रहा है, शक्तियां तो तुम्हारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल मंत्री परिषद, इसी को कहते बाध्य हो तुम। जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति तो तुम्हारे पास है, लेकिन उसका प्रयोग तुम नहीं करोगे, लेकिन करना आप ही को है। बात समझ रहे हो? करना उन्हें ही है। अब सिंपल तौर पे समझिए कि घर के अंदर कोई कार्य होना है तो करेंगे तो हेड ऑफ स्टेट जो पिता होते हैं करेंगे तो वही, लेकिन कौन सा कार्य होना है, कब होना है, इसका निर्णय माता जी लेती हैं। बात समझ में आ रही है? इसका निर्णय माता जी लेती हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान पे अगर समझे तो हर फैमिली में एक छोटी मोटी संसद चलती है, हर फैमिली में एक छोटी मोटी कार्यपालिका है। हेड ऑफ स्टेट फादर हो गए, मदर आपकी वास्तविक शक्ति है यानी प्रधानमंत्री समझ लीजिए, और जो भाई बहन है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लीजिए। तो ऐसे ही तो चलता है, देश भी का भी संविधान ऐसे ही चल रहा है। तो
कहने का मतलब है कि आर्टिकल 53 कह रहा है कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां विद्यमान हैं और वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? आता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है बच्चा। कार्यपालिका का प्रधानमंत्री मत लगा के चले आना, राष्ट्रपति है। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, संविधान को ज्यादा लोड लेके मत पढ़ो। संविधान लिखा गया है देश के लिए, जनता के लिए संविधान। और जैसे व्यवहारिक ज्ञान से देखो, आर्टिकल्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजी जो इसकी है वो याद करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर समझदारी विकसित करनी है संविधान के बारे में कि कैसे चल रहा है, तो सिंपल तौर पे है व्यवहारिक ज्ञान पे समझ। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 53 प्रश्न आता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और समस्त शक्तियां उसमें विद्यमान हैं, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए 53 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो सशस्त्र बल हैं संघ के, संघ के जो सशस्त्र बल हैं, संघ के 3 सशस्त्र बल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, उन तीनों का प्रधान सेनापति हो। राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रधान सेनापति होता है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति ही युद्ध की उद्घोषणा करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। प्रधानमंत्री कहेगा कि युद्ध की घोषणा कर तो कर देगा, क्योंकि भैया वो तो जो मंत्री परिषद कहेगी उसी के लिए बाध्य है, शक्ति तो उसके पास है, मुकुट तो राज्य के हेड ऑफ स्टेट का उसके सर पर है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जहां उसने शक्ति का प्रयोग किया बिना मंत्री परिषद की सलाह पे, वहीं पर आर्टिकल 61 लगा उस पे, संविधान का अतिक्रमण। बात समझ में आई? कि अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण शब्द कहीं है नहीं, लेकिन बात समझिए कि लिख तो दिया 53 में कि समस्त शक्तियां आप में निहित हैं, आप उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं अपना अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते। करेंगे कहाँ? आर्टिकल 74 के हिसाब से करेंगे, और जहां आर्टिकल 74 का उल्लंघन किया उन्होंने, वही उन पर संविधान का अतिक्रमण लग जाएगा, महाभियोग, आर्टिकल 61। हमारी बात क्लियर हुई? तो बच्चा 2 आर्टिकल आप यहां पर याद रखिएगा, 2 आर्टिकल्स हैं, लेकिन बातें 3 याद रखनी है आपको। पहली बात कि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, या कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। इतनी बात याद रखिएगा। और सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल समझ में आए? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखिए आर्टिकल 54। अब गणतंत्र की बात हुई, हमने क्या कहा? राष्ट्रपति क्या है? भारत एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र है, भारत क्या है? गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब है राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा। और जब निर्वाचित है तो निर्वाचन की एक प्रक्रिया भी है, एक तरीका भी है। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 754 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कैसे करोगे उसका निर्वाचन? तो निर्वाचन के लिए इन्होंने एक बात कही,
सबसे पहले आप आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 को देखिए। 55 पे हम देखते हैं पहले, फिर आर्टिकल 50, फिर इसको हम समझते हैं। फिफ्टी फाइव से हम सिर्फ एक लाइन उठा रहे हैं, बस उस चीज को आप देख लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है बेटा, वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है। कैसा है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष का मतलब समझते हो? इनडायरेक्ट। क्या है मतलब? समझिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग, तो लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता को ही अधिकार है सरकार के हर चीजों को चुनने का। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का अधिकार भी जनता को है। लेकिन यहां पर एक बात कह दी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब समझो कि जनता जब सर्वोपरि है तो जनता सबसे पहले क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगी। और प्रतिनिधि दो तरीके से निर्वाचित होंगे, या तो प्रत्यक्ष कर लो या अप्रत्यक्ष कर लो। प्रत्यक्ष का मतलब समझो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है हम दो तरह से, जनता दो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, एक तो लोकसभा के सदस्यों को और दूसरा आपके जो विधान सभा के सदस्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों को चुनती। बात समझ में आ रही है? समझिए, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता पहले प्रतिनिधि को चुनेगी और ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। और यही व्यवस्था हम देखो ध्यान से, अप्रत्यक्ष है कि नहीं? जब हम किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी और से करवाते हैं तो ये अप्रत्यक्ष तरीका है कि हमने डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट मेथड है ये। सीधा ना करके किसी और से उस कार्य को करवाना, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब ही यहां पर यही है कि अप्रत्यक्ष सिस्टम में जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और प्रतिनिधि क्या करेंगे? आगे के कार्य को करते हैं, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब यही है कि जनता पहले प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के बाद क्या है? वो प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए। देखिए, आर्टिकल्स 55 को 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। बात समझो, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यानी एक निर्वाचक मंडल, एक ऐसा एक ग्रुप होगा, ऐसी एक संस्था बनाई जाएगी छोटी सी, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी। कौन कह रहा है? आर्टिकल 54 कह रहा है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। और इस निर्वाचक मंडल को फिर बनाओगे कैसे? ध्यान से समझो। अभी मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता पहले प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि क्या करेंगे? आगे के कार्य को करते हैं। तो जो कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करेगा, यानी एक ऐसा ग्रुप होगा, एक ऐसा मंडल होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। पहली बात। अब इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे? तो शामिल इस प्रकार से होंगे, देखो, जनता जो प्रतिनिधि चुनेगी, यही प्रतिनिधि मिलकर तो निर्वाचक मंडल बनाएंगे।
यही प्रतिनिधि मिलकर ही तो निर्वाचक मंडल बनाएंगे। तो निर्वाचक मंडल बनेगा कैसे? ध्यान से देखिए। अब जनता दो लोगों को केंद्र के लेवल पर, केंद्र के स्तर पर दो लोगों को चुनती है जनता, एक को प्रत्यक्ष, एक को अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो चुनती है किसे? लोकसभा के सदस्यों को, और अप्रत्यक्ष चुनती है कैसे? राज्यसभा के सदस्यों। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए पहले विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है और वो उनको निर्वाचित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो केंद्र के लेवल पे दो लोगों को चुनती है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। किसे? यानी दो प्रतिनिधि, एक लोकसभा का सदस्य और दूसरा राज्यसभा का सदस्य। तो इतनी बात समझ में आ रही? यानी इस निर्वाचक मंडल में अगर हम केंद्र की बात करें तो दो लोग शामिल होंगे। कौन कौन से? संसद के दोनों सदस्य या फिर लोकसभा के निर्वाचित। क्यों निर्वाचित का इस्तेमाल किया गया है? इसीलिए किया गया कि जनता उनको निर्वाचित करे, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता सर्वोपरि है यहां पर। तो समझ रहे निर्वाचित का मतलब क्या है? निर्वाचित का मतलब वे प्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुना है, मनोनीत वाले नहीं। पहले दो लोग मनोनीत होते थे लोकसभा में ना, इंग्लैंड ने, अब तो समाप्त कर दिया उनको है। तो मनोनीत नहीं, वे सदस्य जिनको जनता ने निर्वाचित किया है। आगे देखिए, राज्यसभा के वे सदस्य जो निर्वाचित हैं, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया गया राज्यसभा के वे सदस्य। तो बात वहां पे बिल्कुल समझ में मेरी आ रही है कि नहीं? देखो, मैं यहां पर आपको छोटे छोटे बिंदुओं में इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूं कि आप प्रत्यक्ष का मतलब है भैया चुना जनता ने ही है। दिमाग में अपने एक चीज रखिए भैया, जनता ही सर्वोपरि है, वही कार्य करेगी। लेकिन अब इस व्यवस्था में क्या कर दिया हमने? अप्रत्यक्ष डाल दिया कि भाई जनता पहले प्रतिनिधि चुन ले, अब हमने किसी व्यक्ति को चुना है उस कार्य को करने के लिए, तो मतलब वो व्यक्ति हमारे तो रिप्रेजेंट है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने चुना उस व्यक्ति को उस कार्य करने के लिए, इसका मतलब वो कार्य मैं ही तो कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो जनता द्वारा निर्वाचित लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो बात समझ में आई? केंद्र के लेवल पर जनता दो लोगों को निर्वाचित करती, एक को प्रत्यक्ष, एक को अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकसभा और अप्रत्यक्ष राज्यसभा। बात समझो। तो पहला हो गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और अगर एक लाइन में बेटा कहें इनको तो क्या है? संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें दो लोग आ गए, एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो आगे बढ़ो। अब आगे क्या है? अब राज्य भी तो हैं, तो कहा क्या? राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित। जो राज्य की विधान सभाएं हैं उसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उन सदस्यों से भी मिलकर बनेगा। फिर केंद्र शासित की बात कर रहा है। केंद्र शासित में इन्होंने 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दो राज्यों को मान्यता दी, दो संघ शासित राज्यों को शामिल किया, एक तो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। क्या कहता है? संघ शासित राज्य दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग में एक चीज रखो कि निर्वाचक मंडल में वही लोग शामिल होंगे जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से चुने हैं। बात समझे? यहां तक क्लियर है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप बच्चा ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बना होता है या किससे मिलकर बनता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बात है शामिल तो हो गया, अब कौन लोग शामिल नहीं होते? एग्जामिनर यहीं पे आपके साथ खेल करता है। कौन लोग शामिल नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल नहीं होंगे? तो भैया देखो, निर्वाचित सब शामिल हो गए,
तो कौन बचे? जो बच्चा वो नहीं शामिल होगा। कैसे? देखो, संसद के मनोनीत सदस्य, पहले लोकसभा में 2 सदस्य हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया, तो बचा क्या संसद में? राज्यसभा। और राज्यसभा में कितने हैं? 12 सदस्य। कहाँ के? राज्यसभा के, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोग राज्यसभा में मनोनीत करता है। वे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं में पहले एक सदस्य मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन, वो समाप्त कर दिया गया, तो मनोनीत तो खत्म हो गया। फिर राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, 1/6 + 1/12 + 1/12 + 1/6। राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी नहीं। और जो चुने गए हैं 1/6, 1/12, 1/12 और 1/6, वो भी नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई भी सदस्य ना तो निर्वाचित। अब इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा, लिखेगा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, और आप निर्वाचन को देख कर टिक ना कहीं मार दें। तो ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन से पहले वाला सेंटेंस भी आप पढ़ लीजिएगा कि विधानसभा लिखा है कि विधान परिषद लिखा है। बात समझ में आ रही है? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो एक बात कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, उनके किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। और राज्य में जहां विधान परिषदें विद्यमान हैं, वहां ना तो मनोनीत और ना तो निर्वाचित, दोनों में से कोई भी सदस्य क्या होगा, वो शामिल नहीं किया जाएगा। इतनी बात हमारी क्लियर हुई? बोलिए, यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या, प्रश्न आता है? चलिए आगे देखिए। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी पद्धति या तरीका, मैनर, क्या तरीका है राष्ट्रपति के? एक तो निर्वाचन मंडल तो हो गया, लेकिन तरीका भी तो बताओगे, क्या तरीका है राष्ट्रपति के निर्वाचन का? देखो, पहली बात तो ये रीति आयरलैंड के संविधान से ली गई है कि तरीका पद्धति क्या है राष्ट्रपति के, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है? कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा गुप्त मतदान होता है, के द्वारा गुप्त मतदान होता है। 3 शब्द, एक शब्द आया है आपका यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त और अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गुप्त का मतलब समझते हैं किसी को दिखाया नहीं जाएगा कि इसने क्या दिया है। 2 शब्द यहां समझने वाले हैं, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा एकल संक्रमणीय। इन शब्दों को समझिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझिए। देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता ही आधार है। किसी भी चुनाव में जनता को ही आधार बनाया जाता है। आप चाहे कैबिनेट मिशन को ले लीजिए, चाहे संविधान सभा को ले लीजिए, उसमें जनता के, क्योंकि प्रतिनिधि है, तो उन प्रतिनिधि उस जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भारत एक जो राष्ट्र है, भारत एक राज्य है, उसमें हर राज्य का अपना एक अलग क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या में भी समरूपता नहीं है। बात हम समझिए, राज्यों के प्रतिनिधियों का मत मूल्य के मापन में एक रूपता
और विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधियों में समतुल्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब है, कोई इसका सिर्फ इतना मतलब समझिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि एक ऐसा तरीका कि जो पूरे राज्य हैं हमारे, उनमें जो आधार जनता है, अब जनता का आधार है तो प्रतिनिधि कम ज़्यादा तो होंगे ही होंगे। आप सीटें देख लीजिए कम ज़्यादा है, तो ऐसा कोई एक तरीका है अपनाइए, एक रूपता, जो वोट आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू है उसमें एक रूपता रहे, एक रूपता रहे, और जो संघ और राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उसमें समतुल्यता रहे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा तरीका, अनुपातिक तरीका अपनाया जाएगा जिसमें जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य संघ शासित राज्य हैं, उनके मत मूल्यों में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे त्रिपुरा है या उत्तर प्रदेश का अगर मत मूल्य की बात करें तो ऐसा करिए कि दोनों के बीच एक रूपता, एक जैसा रहे, समतुल्य रहे, एक रूप रहे, मत की जो वैल्यू है वो एक रूप रहे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्या तरीका अपनाया गया है? तो तरीका यह अपनाया गया कि एक राज्य की जो विधान सभा है उसमें जो एक सदस्य जिसे हम विधायक कहते हैं, उसके मत का मूल्य कैसे निकालोगे। तो एक रूपता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया है, एक फॉर्मूला क्या बनाया है कि एक किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा, उस मत मूल्य की वैल्यू होती है राज्य की कुल जनसंख्या। उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है और विधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं। बात समझिए कि यहां पर एक इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला क्या है कि राज्य का जो विधायक होगा उसका जो मत मूल्य है, उसका हम मत मूल्य की वैल्यू कैसे निकालते हैं राज्य की जनसंख्या बटे या अपॉन उस राज्य की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य, मल्टीप्लाई 1/100। समझो, यहां पर अगर हम यूपी की बात करें कि उत्तर प्रदेश की विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश की जो विधान सभा है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक विधायक के मत का मूल्य हमें निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो केंद्र में संसद है उसके सदस्य यानी सांसद का एक मत मूल्य कितना होगा, सांसद का मत मूल्य कितना होगा। सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए उन्होंने क्या बताया फॉर्मूला, सभी राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, जो हम पहले फॉर्मूले से हम विधायक का मत मूल्य निकाल रहे थे, उसका क्या कहता है, सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, यानी प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं के प्रत्येक विधायकों के क्या मत मूल्य अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्यसभा और लोकसभा के। तो ये तरीका है, ये तरीका इसलिए अपनाया गया ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। राज्य तुम्हारा छोटा है, जनसंख्या कम निवास करती है तो प्रतिनिधि कम होंगे, राज्य बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे, तो समरूपता एकता कैसे हो जाएगी। जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा वो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, वही डिसाइड करेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये तरीका अपनाया गया है ताकि समतुल्यता और एकरूपता बनी रहे। इसी को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बात समझ में आई? चलिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जनसंख्या है उसे 1971 की जनसंख्या को निश्चित किया गया है। जो 1971 में जनगणना के आंकड़े आए थे उस आंकड़े को निश्चित किया गया कि भाई जो वो हम सिस्टम अपनाएंगे वो इस जनगणना के आधार पर ही हम अपनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, जो ये जनगणना है 1971 की जनगणना है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का आधार रहेगी, ये बात हुई थी। 84 संविधान संशोधन 2001 में इसे कहां तक कर दिया गया है
इसे 2026 तक आधार माना जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो 1971 की जनसंख्या है, जनगणना है, उसे हम 2026 तक आधार बनाकर रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? बात समझ में आया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझ में आया? एकदम क्लियर समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर कि भाई अलग अलग जब जनसंख्या आधार है तो राज्य का क्षेत्रफल, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या सबकी बराबर थोड़ी ना है। और जब बराबर नहीं है तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन पर रहेगा, वही डिसाइड करेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और अगर ये तरीका नहीं अपनाओगे तो फिर कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो पाएगा? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें देखो क्या होता है, जैसे आप चुनाव में जाते हैं, जब आप प्रत्यक्ष वोट डालते हैं तो आप एक उम्मीदवार को एक ही वोट दे सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पर सभी उम्मीदवार को मतदाता द्वारा वरीयता क्रम दिया जाता है। मतलब जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उन सभी को आप वरीयता का, ऐसा नहीं कि आप एक ही को चुनेंगे, नहीं, सबको आप वरीयता क्रम देंगे। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल या एकल संक्रमणीय विधि कहा जाता है। आगे देखिए, अब वोटिंग भी हो गई, निर्वाचन, अब मतगणना, जो काउंटिंग है वोट की, वो कैसे करोगे? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को, जो राष्ट्रपति बनना चाहता, उसे कितने वोट चाहिए? कुल वैध मतों का, जिसको न्यूनतम कोटा बेटा मिलना ही चाहिए, न्यूनतम कोटा उसके पास होना चाहिए। न्यूनतम कोटा क्या होता है? कुल वैध मत अपॉन 2+1, यानी जितने भी वैध मत पड़े हैं, वैलिड वोट पड़े हैं, उनका आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, कुल जो वोट पड़े हैं उनका आधे से एक ज्यादा ही क्या कहलाता है? न्यूनतम कोटा कहलाता है। और ये उम्मीदवार को मिलना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां तक तो हम लोग ने आर्टिकल 55 तक पढ़ लिया, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके आगे चर्चा करने से पहले जो चीज़ें हमने यहाँ समझाई, उन चीज़ों को आप बहुत ध्यान समझिए। आर्टिकल 53 निर्वाचक मंडल, यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा वैसे मत पढ़िए, बहुत इसको धीरे समझ के पढ़िए। एक बार समझना है, उसके बाद आप पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ तक हम आज क्लास को विराम देते हैं, रोकते हैं। इसके आगे का जो हमारा राष्ट्रपति का बचा हुआ जो भाग है, उसे हम आगे पूरा करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी। जहाँ पर कोई डाउट है, आप कमेंट के द्वारा उस डाउट को पूछिए, और उस डाउट को हम बिल्कुल अगली क्लास में आपकी उस समस्या का निपटारा करेंगे। जुड़े रहिए एग्जाम कोच के साथ। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर ऐप पर ये इंडिविजुअल बैच के रूप में मिलने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल बैच मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।